शाम को शिवम ऑफिस से आया तो उसका मुंह फूला हुआ था। आते ही सीधा अपने कमरे में घुस गया। मेघा पानी लेकर आई तो शिवम ने ग्लास लेकर साइड टेबल पर पटक दिया। मेघा, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? ऑफिस में कुछ हुआ क्या? शिवम गुस्से में, हाँ हुआ, मेरा मजाक बना। मेघा, मजाक बना? क्या मतलब? शिवम, क्या यार मेघा, तुम 4 दिन से रोज मुझे टिफिन में आलू ही दे रही हो। कभी आलू के पराठे तो कभी आलू की सब्जी। क्या आलू के सिवा तुमसे कुछ और बनाना नहीं आता है? पता है ऑफिस में सब मेरा कितना मजाक बनाते हैं। मेघा गुस्से में, अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो तुम खुद ही बना लिया करो, या जो लोग तुम्हारी मजाक बनाते हैं उन्हें उसे बोल दिया करो अपने घर से तुम्हारे लिए टिफिन लाने को। शिवम, अच्छा, मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। मेघा, हाँ तो तुम्हें पता तो था शादी से पहले कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, फिर क्यों कि मुझसे शादी? शिवम, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। मेघा, और तुमसे भी। इतना कहकर वह पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली जाती है। तभी मेघा का फोन बज उठा। देखा तो नुपुर दीदी का फोन था, लेकिन मेघा ने उठाया ही नहीं। अभी शिवम के साथ जो बहस हुई थी उस वजह से उसका मन नहीं किया। अभी नुपुर दीदी का फोन उठा लेती तो फिर सब बात दीदी को भी बतानी पड़ती और फिर उनका लेक्चर सुनकर मन और उदास हो जाता। थोड़ी देर में जब मन थोड़ा ठीक होगा तो कर लेगी। यही सोचकर मेघा घर के कामों में उलझ गई और किचन में जाकर शिवम के मनपसंद शेजवान नूडल्स और मंचाओ सूप बनाने की तैयारी करने लगी। वैसे उसको पता था कि शिवम का गुस्सा कुछ ही देर का था, पर फिर भी पति को खुश करने के लिए कुछ तो करना ही था ना। और मेघा अच्छे से जानती थी कि अगर कोई चीज़ शिवम का मूड ठीक कर सकती है तो वो है उसका ऑल टाइम फेवरेट चाइनीज़ खाना। थोड़ी देर में नूडल्स और सूप बनाकर उसने तैयार कर लिए। तब तक शिवम नहाकर फ्रेश हो चुका था। मेघा ने खाने के लिए बुलाया, पर उसका मुंह अभी भी फूला हुआ था, इसीलिए उसने खाने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद देखा तो शिवम मेघा और खुद अपने लिए नूडल्स और सूप लिए हॉल में चला आ रहा है। मेघा की उसको देखकर हंसी छूट गई और बदले में शिवम भी हंस दिया। ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। शादी को 2 साल हो गए और अब दोनों में आए दिन छोटे मोटे झगड़े होना आम सी बात थी। दूसरे दिन मेघा ने नुपुर दीदी को फोन किया और सॉरी भी बोला। नुपुर इधर उधर की बातें करने लगी और फिर पूछा शिवम के बारे में कि कैसा है वो। मेघा, हाँ ठीक ही है, उसको क्या होना है, मैं मिल गई हूँ उसको इतनी अच्छी, कहकर वो जोर से हंसती। हाँ वो तो है, कहकर नुपुर ने एक आध बात करके फोन रख दिया। मेघा जीजा जी के बारे में पूछ ही नहीं पाई। वैसे जीजा जी अच्छे हैं, पर नुपुर दीदी उनके बारे में ज्यादा बात ही नहीं करती और मेघा की तो हर बात शिवम से शुरू और शिवम पे ही खत्म होती है। शिवम कभी कभी कहता भी है कि यार तेरी दीदी और जीजा जी के बीच अजीब सा रिश्ता है ना। मेघा, क्या अजीब, कहकर वो शिवम को गुस्से में देखने लगती है तो शिवम कहता है यार कभी लड़ते ही नहीं। मेघा, हाँ देखो कितने अच्छे हैं ना जीजा जी, कितना प्यार करते हैं दीदी को। शिवम, पता नहीं, कभी देखा ही नहीं प्यार करते भी, कहकर शिवम शरारत से हंसने लगता है तो मेघा उसको मारने को दौड़ती है। नुपुर रोज ही फोन करती है उसको, हालचाल पूछती है और क्या किया, शिवम कैसा है, तुझसे प्यार तो करता है ना। अक्सर उसे नुपुर के यह प्रश्न अजीब से लगते हैं, पर वो कुछ न कुछ जवाब दे ही देती है। चल ध्यान रख अपना और शिवम का भी। रखने से पहले नुपुर का यह डायलॉग तो पक्का है, जी कहकर वो फोन रख देती है। मासी, नुपुर की माँ का भी फोन आता है अक्सर, वो उसे काफी समझाती रहती है, अच्छे से खाया पिया कर, अपना ध्यान रखा कर, आदि आदि। सच में मेघा बहुत खुशनसीब है जो उसे इतना अच्छा परिवार मिला है। शिवम भी बहुत अच्छा है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। वैसे उसको बहुत प्यार करता है, ऐसा मेघा को अक्सर महसूस होता है। कुछ दिन से नुपुर का फोन नहीं आया। मेघा को भी तो 4 दिन बाद याद आई कि दीदी का फोन नहीं आया, वो भी जब तब मासी ने पूछा कि नुपुर से बात हुई। अरे मासी, दीदी का तो लगभग 4 दिन पहले फोन आया था, आपसे हुई क्या, पूछते पूछते रह गई मेघा। नुपुर अपनी माँ से बात नहीं करती,
बस दोनों मेघा से एक दूसरे का हाल चाल पूछ लेती हैं। लगभग 2 साल पहले जब तक मेघा की शादी नहीं हुई थी तब तक दोनों की बात होती थी। शादी में जीजा जी कुछ रूठे रूठे से लग रहे थे। सगाई वाले दिन तो आए भी नहीं। शादी वाले दिन में बिल्कुल टाइम पर आए तो मासी ने बड़ा गुस्सा किया था नुपुर दीदी पर कि तुम तो उसके परिवार के सब रिश्ते निभाती हो, उसको क्या दिक्कत है। मासी को बहुत महसूस हुआ था कि जीजा जी का ना आना और शादी के काम में कुछ भी मदद ना करना। मासी बोली, मेरे तो तुम दोनों बेटियां ही हो और दामाद जी को मैं अपना बेटा ही समझती हूँ। बस सच में बेटे बेटे ही होते हैं और दामाद दामाद। कहकर मासी की आंखें भर आई। दीदी भी चुप नहीं रही थी और गुस्से में बोली, मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे रह रही हूँ। आपने तो शादी करा के जान छुड़ा ली, पर मेरे दिल से पूछिए मुझ पर क्या गुजरती है। क्या? माँ से सन रह गई थी। दीदी ने कहा था, अच्छा किया मेघा ने अपनी मनपसंद शादी करके, घर का माहौल बड़ा खराब हो गया था। मुझे तो छोड़ गए हैं ना, करवा लो बेटों वाले काम मुझसे। और सच में दीदी ने मेरी शादी के लगभग सारे काम ही संभाल लिए थे। लगभग 15 दिन पहले आ गई थी शादी के और हफ्ते बाद अपने घर गई तो फिर लौटकर मायके का मुंह नहीं देखा। उसके बाद मासी को फोन करना भी छोड़ दिया। मेघा ने काफ़ी बार नुपुर दीदी से कहा कि माँ से बहुत याद करती हैं, लेकिन वो चुप लगा जाती। फिर उसने कुछ कहना ही छोड़ दिया। अतीत का सब याद आ गया अचानक से। मानव मन भी कितना अजीब है ना, जब सब कुछ सहज भाव से मिलता है तो हमें उसकी कद्र नहीं होती। आज मेघा को नुपुर दीदी की चिंता होने लगी थी। वो लगातार उसको फ़ोन करती रही, लेकिन फ़ोन बंद आ रहा था। अब मेघा को घबराहट होने लगी थी। दीदी कभी भी फ़ोन बंद नहीं रखती थी। घबराकर उसने शिवम को फ़ोन किया तो उसने कहा कि वो शाम को दीदी के घर चला जाएगा। मेघा ने कहा, शिवम प्लीज़ थोड़ा जल्दी चले जाओ ना। ठीक है, अभी अपना काम निपटा के 4 बजे तक जाता हूँ और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कहकर शिवम ने फ़ोन रख दिया। मेघा ने उसको संदेश भेजा कि दीदी के घर जाकर मेरी बात करवा देना उनसे। शिवम ने ओके लिख दिया। बस अब मेघा से इंतज़ार नहीं हो रहा था। टाइम देखा, अभी 3 बजे थे। अगर शिवम 4 बजे भी निकलता है तो लगभग 5 बजे वो दीदी के घर पहुँच जाएगा। बस 2 घंटे। उसने मन को समझाया, सब ठीक होगा। मासी का फिर फोन आ गया तो मेघा ने बताया कि शिवम जाएगा शाम को। मासी ने कहा, मुझे भी बता देना। हाँ मासी, कहकर मेघा ने फोन रख दिया। कुछ और बात करने का दोनों का ही मन नहीं था। शायद दोनों ही एक दूसरे से अपनी चिंता छुपा रही थी। मेघा को अब ग्लानि का अनुभव हो रहा था। दीदी उसे लगभग रोज फोन करती हैं। उसे भी ध्यान रखना चाहिए, कहीं बीमार ना हो, जीजा जी ठीक हो। बस यही सब मन में चलने लगा। 5 बजे, 6 बजे, बस और इंतज़ार नहीं हो रहा। सोचकर उसने शिवम को फ़ोन मिलाया तो उधर से फ़ोन काट दिया गया। मासी भी बार बार फ़ोन कर रही थी। उसने मासी को बोला, नेटवर्क की दिक्कत है, जैसे ही बात होगी मैं आपको बताती हूँ। क्या बताती मासी को कि शिवम ने फ़ोन ही काट दिया। अब तो मेघा की जान निकलने लगी थी। कुछ तो बात है, शिवम कभी ऐसा नहीं करता। वो चुपचाप से बैठ गई। अब खुद शिवम ही फ़ोन करेगा। पता नहीं क्या बात है जो वो फ़ोन पे नहीं बता पा रहा। आधे घंटे बाद शिवम का फ़ोन आया और बोला, 1 घंटे में घर पहुंच रहा हूं, और फ़ोन काट दिया। कमाल है, कुछ तो बताता। यहाँ चिंता के मारे जान निकल रही है और इसको देखो। मेघा को बहुत गुस्सा आ गया शिवम पे। अब इंतज़ार के अलावा कोई चारा न था। आखिर इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई। डोरबेल बजे तो उसने भाग के दरवाज़ा खोला तो देखा शिवम के साथ दीदी खड़ी थी। ओह, दीदी तो पहचाने ही नहीं जा रही थी। एकदम कमज़ोर और चेहरे पर झाइयाँ ही झाइयाँ, आंखों के नीचे काले घेरे पहले भी थे, पर अब तो उसने कस के दीदी को गले लगा लिया और आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। शिवम ने उसे दीदी से हटा के कहा, संभालो खुद को। दीदी का चेहरा एकदम निर्विकार था, कोई भाव नहीं, न सुख न दुख। शिवम ने कहा, जाओ दीदी के लिए नींबू पानी बना दो। हाँ ठीक है, कहकर मेघा रसोई में आ गई। सुबकियाँ सी आने लगी। शिवम ने आकर उसे बाहों में भर लिया तो उसकी आवाज़ तेज़ हो गई। शिवम ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। दीदी को नींबू पानी दिया तो चुपचाप से छोटे बच्चे के जैसे पी गई। यह उसकी समझदार दीदी थी क्या? शिवम के कहने पर मेघा ने भी नींबू पानी का घूंट भरा।
बिल्कुल बेस्वाद बना था। पहले वाली दीदी होती तो कहती, क्या मेघा, तुझे तो नींबू पानी भी बनाना नहीं आता, और जाकर खुद से ठीक कर लाती। यह उसकी दीदी नहीं बल्कि उसकी छाया लग रही थी, चेतना से परे बस शरीर बात। शिवम ने खाने के बारे में पूछा तो मेघा की तंद्रा भंग हुई। उसने शिवम को जवाब देते हुए कहा, हाँ सबसे बनी हुई है। शिवम बोला, ठीक है फिर चपाती बना लो और दीदी को खाना खिला के सुला दो। ठीक है कहकर मेघा फिर से रसोई में आ गई। शिवम ने दीदी को खाना खिलाया। थोड़ी देर में दीदी उनींदी सी हो गई तो शिवम ने मेघा से कहा, जाओ दीदी को सुला दो। दीदी को सुलाकर बैठक में आई तो देखा मासी की 4 मिस्ड कॉल थी। क्या बोलूं? उसने शिवम को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तो शिवम ने खुद मासी को फोन मिलाया और बोला कि दीदी बिल्कुल ठीक है, फोन खराब हो गया था उनका। हाँ हाँ सब ठीक है कहकर शिवम ने फोन रख दिया। अब मेघा ने शिवम से पूछा, अब तो बताओ क्या हुआ है दीदी को? पर शिवम ने उसे अभी कुछ नहीं बताया, बस बोला, मुझे भी खाना खिला दो। हाँ ठीक है, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ कहकर मेघा उठ गई। शिवम बोला, अपने भी लिए भी बना लो, साथ में खाएंगे। मेघा जी कहकर रोटी बनाने लगी और मन पीछे को लौटने लगा था। दीदी यानी कि नुपुर, मेघा की मासी की बेटी, उससे उम्र में 9 वर्ष बड़ी थी। कहने का वो मेघा की मासी की बेटी थी, पर नुपुर दीदी ने या मासी ने कभी उसे अलग नहीं समझा था। दरअसल मेघा की माँ की शादी उसकी मासी के देवर से उसी घर में हुई थी। नुपुर और मेघा ने सगे बहनों से भी ज्यादा प्यार था। मेघा को जब भी कोई परेशानी होती सबसे पहले अपने साथ वो नुपुर दीदी को ही खड़ा पाती। जब कुछ साल पहले कार दुर्घटना में मेघा के मम्मी पापा चल बसे तब उसकी मासी और नुपुर ने ही उसको संभाला था। अगर उसकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लौट आई थी तो वो सिर्फ नुपुर की वजह से। सुंदर नैन नक्श वाली सांवली सी नुपुर पढ़ाई में ज्यादा होशियार नहीं थी, पर घर के कामों में दक्ष थी। किसी भी शादी ब्याह में जाती तो सब कहते, जहाँ भी जाएगी स्वर्ग बना देगी उस घर को। सबसे इतने प्यार से मिलती कि सब उसके मुरीद हो जाते। ऐसी ही किसी पारिवारिक शादी में जीजा जी की माँ ने उनको देखा और अपने बेटे के लिए उनका हाथ मांग लिया। अच्छा खाता पीता परिवार था उनका। जीजा जी भी देखने में ठीक ही थे। फिर क्या, चट मंगनी और पट ब्याह वाली बात हुई। मौसा जी ने अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च किया और दीदी शादी करके अपने ससुराल चली गई। दीदी ससुराल चली गई और फिर वहीं की होकर रह गई। कभी कभार मायके आती, पर दीदी की वह प्यारी सी हंसी जाने कहाँ खो गई थी। वो मुस्कुराती तो थी पर बड़ा नकली सा लगता था। उसकी भी अभी अल्लाह उम्र थी और वो शिवम के प्यार में थी, इसीलिए कभी ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। बस कभी कभी दीदी आती, 2-4 दिन रुकती और चली जाती। जीजा जी सिर्फ लेने के लिए आते और अक्सर आधा घंटा ही रुकते। बहुत कम बोलते थे जीजा जी, पर सबको अच्छे ही लगते थे। उनके सामने तो दीदी एकदम से चुप ही लगा जाती। लगता ही नहीं था कि यह वही हंसने बोलने वाली दीदी हैं। माँ से अक्सर पूछती, सब ठीक है ना वहाँ पर? हाँ माँ, बस यही संक्षिप्त सा उत्तर देती दीदी। आज जाने क्यों सारी बातें याद आ रही थी। रसोई संभालते संभालते काफ़ी देर हो गई। जब वह सोने आई तो देखा शिवम सो चुका था। वह भी यही सब सोचते सोचते कब नींद के आगोश में चली गई पता ही नहीं चला। सुबह जब 6 बजे का अलार्म बजा तो ही नींद खुली। नींद खुलते ही सबसे पहले उसने भगवान का नाम लिया। हे ईश्वर, सबको सुखी रखना। बचपन से माँ ने यही सिखाया था कि बिस्तर से उठने से पहले प्रभु का नाम लो और नए दिन के लिए धन्यवाद दो और सबकी खुशी के लिए प्रार्थना करो। उठते उठते कल की सारी बातें याद आ गई। शिवम ने कुछ भी नहीं बताया कि दीदी को क्या हुआ है। दीदी के कमरे में जाके देखा तो वो बेसुध सो रही थी, मासूम बच्चे जैसी लग रही थी। शिवम को उठाकर बैठी पकड़ाई और पूछा कि दीदी को उठा दूं क्या? शिवम ने कहा, नहीं, सोने दो जब तक खुद नहीं उठती। मेघा, अब तो बताओ शिवम, क्या हुआ दीदी को? शिवम, कुछ भी नहीं, मुझे थोड़ा परेशान लगी तो मैंने बोला कि तुम बहुत याद कर रही हो, चलो हमारे साथ। तो झट से मान गई। मुझसे कहा कि मैं जीजा जी को बोल दूं कि मेघा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए तुम मुझे कुछ दिनों के लिए लेने आए हो। दीदी ने इतने अपनेपन से कहा और उनकी आंखों में जाने क्या था, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया उनको। मेघा हैरान होकर सुनती रही। फिर क्या? जैसा दीदी ने बोला मैंने वैसा ही किया। जीजा जी ने कुछ नहीं कहा। मेघा ने पूछा, शिवम ना,
बस बोले ठीक है मुझे आने में देर हो जाएगी, तुम देख लो। मैंने कहा ठीक है, मैं भी ऑफिस से आया हूँ तो आपसे फिर मिल लूँगा, हम निकलते हैं। दीदी ने अपना बैग तैयार किया और हम आ गए। मेघा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। शिवम ने उसे बाहों में भर लिया और कहा सब ठीक हो जाएगा, तुम दीदी से इस बारे में कुछ भी बात मत करना। शायद उनका मन थोड़ा बदलाव चाहता हो या फिर जीजा जी से छोटी मोटी बात हो गई हो। मेघा चुप से सोचती रह गई। इतनी कमजोर नहीं थी दीदी कि किसी छोटी सी बात के कारण वहां से निकलने का निर्णय ले लिया, और वो भी इतनी जल्दबाजी में। अवश्य कोई बड़ी बात है। शिवम ने कहा परेशान मत हो, ठीक हो जाएंगी, उनको खुश रखने की कोशिश करना। हाँ कहकर वो फिर रसोई में आ गई और नाश्ते की तैयारी करने लगी। शिवम दीदी के बेडरूम में अपने कपड़े निकालने गया और उसको अपनी जुराबें नहीं मिल रही थी। कोई और दिन होता तो चिल्लाकर वहीं से बोलता, मेघा मेरी जुराबें ढूंढो, पर आज वहाँ दीदी सो रही थी, इसीलिए मन ही मन बुदबुदाता रहा। पता नहीं कब सीखेगी घर संभालना ये लड़की, कुछ भी अपनी जगह पर नहीं होता, सारा दिन पता नहीं क्या करती रहती है। तभी अचानक उसकी नज़र दीदी पर गई तो वह चुप हो गया। जुराबें ढूंढ ही ली उसने जैसे तैसे। दीदी को गुड मॉर्निंग बोला और नाश्ता करने को कहा। दीदी हाथ मुंह धोकर नाश्ते के लिए आ गई। मेघा ने आलू के पराठे बनाए थे। मेघा को घर के काम में ज़्यादा रुचि नहीं थी और शिवम कुछ कहता भी नहीं था, तो वह जैसा भी बनाती दोनों मिलकर आराम से खा लेते थे। आज जैसे ही उसने शिवम के सामने पराठे रखे, वह बोला, मेघा कब सीखोगी यार पराठे बनाना। मेघा, क्यों क्या हुआ, मैं तो हमेशा ही ऐसे बनाती हूँ। शिवम, वही तो कह रहा हूँ, कब सीखोगी। दीदी कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप पराठा खाती रही। अलबत्ता मेघा का मूड खराब हो गया। शिवम ने बैग उठाया और निकल गया। पीछे से मेघा बुदबुदाती रही, पता नहीं खुद को क्या समझता है। फिर घर के कामों में जुट गई। दीदी थोड़ी देर बैठक में बैठी रही और फिर अपने कमरे में जाकर लेट गई। दोपहर को जब वो दीदी को लंच के लिए बुलाने गई तो दीदी ने पूछा, रोज ऐसे करता है क्या शिवम। मेघा, छोड़ो ना, तुम बताओ कैसा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा चेंज हो गया। नुपुर दीदी, हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ। मेघा, फिर लूडो उठा लाए, दोनों ने थोड़ी देर लूडो खेली। मेघा ने पूछा, दीदी सब्जी लेने चलोगी। दीदी, नहीं तुम ले आओ। ठीक है, मैं आधे घंटे तक आ जाऊंगी, तब तक शिवम के आने का भी टाइम हो जाएगा। जब वो सब्जी लेके आई तब उसने देखा दीदी ने चाय और पोहा बना रखा था। शिवम भी घर आ चुका था। दीदी सबके लिए चाय ले आई। शिवम ने पोहा मुंह में डालते ही कहा, वाह वाह, मज़ा आ गया। दीदी आपके हाथों में तो जादू है, सीखो मेघा कुछ। मेघा मुस्कुराती रही और बोली, बचपन से यही सब सुन सुन के तो बड़ी हुई हूँ। दीदी बर्तन उठाकर अंदर चली गई तो मेघा ने शिवम को देखकर मुंह छिड़ा दिया और वो गंभीर चेहरा लिए बैठा रहा। मेघा हैरान हो रही थी कि सुबह से शिवम उसके साथ रूखा रूखा व्यवहार कर रहा था। दीदी सारी सब्जियां निकालकर धोने लगी तो शिवम देखने लगा, इतने सारे टमाटर खराब थे जो दीदी ने अलग रख दिए। शिवम थोड़ी तल्खी से बोला, मेघा को पैसों की बिल्कुल वैल्यू नहीं। दीदी प्लीज़ इसको थोड़ा समझाओ। अब मेघा का धैर्य जवाब दे गया। उसने शयन कक्ष का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और फिर बाहर ही नहीं निकली। रात का खाना भी दीदी ने ही बनाया और मेघा से खाने के लिए कहा, पर मेघा का जवाब था, नहीं खाना मुझे खाना। उसने सोचा शिवम अभी बनाने आएगा, लेकिन शिवम ने दीदी से कहा, दीदी मुझे खाना दे दो ताकि मैं टाइम से सो जाऊं, सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि शिवम ने उसके बिना खाना खाया हो। शिवम ने दीदी को भी खाना खाने के लिए कहा, लेकिन मेघा को एक बार भी नहीं बोला। दीदी ने इस्रार किया कि मेघा तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खा रही। इसीलिए मेघा ने एक रोटी जैसे तैसे खाई। दीदी को यहाँ आए हुए लगभग एक हफ्ता हो गया था और अब वो काफ़ी स्वस्थ लग रही थी। इस बीच जीजा जी का एक बार भी फ़ोन नहीं आया। शिवम सारा दिन दीदी की तारीफ करता रहता और अप्रत्यक्ष रूप से उसे सुनाता रहता। बचपन से ही घर में नुपुर दीदी की तारीफ होती आई थी, इसीलिए मेघा को आदत थी। पर अब अपने ही घर में यह सब बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। दूसरे दिन लंच करके वो दीदी को लेकर पार्लर चली गई। अपना फेशियल कराया और दीदी का भी। दीदी नाना करती ही रह गई। फिर दीदी के बालों की स्टेप कटिंग भी कराई। दीदी बहुत अच्छी लगने लगी थी। फिर अपनी बुटीक से दीदी और अपने लिए कुर्तियाँ लेकर दोनों घर आ गई। दीदी सच में बहुत अच्छी लगने लगी थी
और खुश भी लग रही थी। ऐसा लगा जैसे बहुत दिनों के बाद वो आज़ादी से सांस ले रही हैं। रात को दोनों ने मिलकर खाना बना लिया। दीदी थोड़ा गुनगुना रही थी। शिवम ने फिर तारीफ की और दीदी से कोई अच्छा गाना सुनाने के लिए कहा। दीदी थोड़ा शर्मा गई तो और भी प्यारी लगने लगी। नहीं, मुझे गाना नहीं आता, वो तो आज ऐसे ही, कहकर दीदी चुप हो गई। आज शिवम ने मोर्चा संभाल लिया था। शिवम, अच्छा दीदी, जीजा जी के बारे में कुछ बताओ। मुझे तो उनसे अच्छे से मिलने का कभी मौका ही नहीं मिला। मुझे भी कहाँ मिला। दीदी की ज़बान शायद फिसल गई थी। शिवम, अच्छा बताओ, अगर मैं आपका भाई होता तो क्या आप मुझे अपने दिल की बात नहीं बताती? तुम भाई ही हो शिवम, तभी तो उस दिन तुम्हारे साथ चली आई। एक बात कहनी थी, मुझे कुछ दिन के लिए अपने साथ रहने दो। जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला करना है। क्या मैं 10 दिन और यहाँ रह सकती हूँ? कहते कहते दीदी भावुक हो गई थी और शिवम भी। मेघा छत से बर्तन रखने के बहाने रसोई में आ गई थी। आंखें भर आई उसकी। दीदी को इतना कमज़ोर कभी नहीं देखा था उसने। दीदी, आप जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, इसे अपना ही घर समझिए। शिवम यह सब बोलकर सोने चला गया। शायद वो दीदी को टाइम देना चाहता था। उस दिन के बाद शिवम ने मेघा को किसी भी बात पे नहीं टोका। दीदी भी सोच में डूबी हुई सी रहती थी। दीदी को आए लगभग 15 दिन हो गए थे। दीदी ने जैसे पूरा घर ही संभाल लिया था। घर की कायाकल्प हो गई थी। जैसे शिवम को भी दीदी के हाथ का अच्छा खाना खाने को मिल रहा था। शनिवार को उसने पूछा, क्या कहती हो मेघा, बॉस को खाने पे बुला लूं क्या? वो आजकल रोज़ मेरे खाने की तारीफ करते हैं। मैंने उनको बताया नुपुर दीदी के बारे में। मेघा ने दीदी से पूछा तो दीदी ने झट से हाँ कर दी। रात को राजमा भिगोने से पहले दीदी ने पूछा, कितने लोग आ रहे हैं? बस मेरे बॉस और उनकी बेटी। हाँ, मैं बताना भूल गया, उनकी पत्नी की 2 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। बेटी भी हॉस्टल में रहती है, छुट्टी पे घर आई हुई है, इसलिए मैंने सोचा दोनों को बुला लेते हैं। उन्होंने टिफ़िन लगा रखा है तो घर का खाना खा के खुश हो जाएंगे। मेघा ने पूछा, पहले तो तुमने कभी कोई बात नहीं की? शिवम, हाँ, उन्होंने पिछले महीने ही लीगल विभाग में ज्वाइन किया और मेरा विभाग भी देखते हैं और हम साथ में लंच भी करते हैं और अक्सर खाने की तारीफ करते हैं, इसीलिए बुला लिया। उन्होंने तो फिर LLB की होगी? दीदी ने पूछा तो दोनों को अजीब लगा। शायद LLM की है, शिवम ने उत्तर दिया। दीदी के चेहरे पर जाने कैसे अजीब से भाव आए। अच्छी बात है, फिर तो ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत ही नहीं। भल्ले तो रखे ही हैं, राजमा चावल, 2 सूखी सब्जी, दही भल्ले और खीर या रसगुल्ले, जो कहेंगे वो बना दूंगी। शिवम का तो जैसे चेहरा ही खिल गया। वह बोला, दीदी, जिसमें आपको सुविधा हो वही बना लेना। सुबह बता देना, जो भी सब्जी चाहिए होगी मैं ला दूंगा। ठीक है, कहा दीदी ने और सोने चली गई। सुबह उठते ही दीदी ने सब सामान लिखवाना शुरू कर दिया। दीदी, उनकी बेटी भी आ रही है तो क्यों ना फ्रूट क्रीम या आइसक्रीम बना ले, मेघा ने कहा। दीदी, हाँ, ये भी अच्छा रहेगा। दीदी ने दोनों चीज़ों के लिए सामान मंगवा लिया और जुट गई काम में। मेघा तो बस उनकी हेल्पर बनकर काम करती रही। काफ़ी काम निबट गया तो शिवम ने कहा, थोड़ा आराम कर लो यार, सिर्फ 2 लोग ही तो आ रहे हैं। दीदी को ज़बरदस्ती उनके रूम में आराम करने भेजा। वो दोनों भी अपने कमरे में आ गए तो शिवम ने उसको बाहों में भर लिया और फिर उसके हाथों को चूमती हुई सॉरी बोला। किस बात के लिए? बहुत सी बातों के लिए, जिनसे मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मेघा को सब याद था, लेकिन वो चुप खड़ी रही। शिवम ने कहा, दरअसल मैं दीदी के सामने जानबूझकर तुमसे कड़वा बोलता था। मुझे लगा शायद जीजा जी थोड़े रूखे स्वभाव के होंगे, तो दीदी को यह सब सामान्य लगे कि प्रेम विवाह में भी पति पत्नी की नोक-झोंक होती ही है और ज़रूरी नहीं कि वो एक दूसरे की हर बात से सहमत हों। लेकिन अब मुझे समझ आया कि दीदी के मन में तो कुछ और गहरा चल रहा है, जो वह हमसे बांटना नहीं चाह रही। कुछ तो है, तुम कोशिश करो तो शायद पता चले। मेघा ने कहा, दीदी कुछ पता ही नहीं रही, पर एक बात तो है, वे यहाँ आकर खुश रहने लगी हैं। जैसी हालत में वह आई थी उससे तो बहुत बेहतर है और उन्होंने कहा भी है कि वह थोड़े दिन और रहना चाहती हैं। शायद तब तक कोई फैसला ले लेंगी और हमसे साझा भी कर लेंगी। हाँ, वह भी है, कहकर शिवम ने उससे थोड़ा आराम करने को कहा और खुद भी लेट गया। शिवम ने बताया कि उसके बॉस आज रात 8 बजे के करीब आएंगे। 7 बजे के करीब सब कुछ तैयार हो गया, बस उनके आने पे गर्म रोटी बनानी थी और चावल को सीटी लगानी थी।
मेघा, चलो दीदी मैं भी तैयार हो जाती हूँ और आप भी नई वाली कुर्ती पहन लो। दीदी, पागल है क्या? जा तू तैयार हो जा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिर रोटी भी तो बनानी होगी ना। मेघा, कोई नहीं दीदी, एप्रन पहनकर बना लेंगे। दीदी जब कुर्ती पहनकर और बाल बनाकर आई तो बहुत प्यारी लग रही थी। मेघा ने देखकर जोर से सीटी मार दी तो दीदी ने कहा, देखो शिवम, तुम्हारी बीवी बिगड़ रही है। मेघा ने दीदी को प्यार से छूकर कहा, सच में दीदी बहुत प्यारी लग रही हो। 8:30 बजे के करीब शिवम के बॉस और उनकी बेटी भी आ गए। ऊंचे लंबे और बहुत गोरे थे और चेहरे पर इतने भव्य से मुस्कान कि कोई भी फिदा हो जाए। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने नमस्ते किया तो इतने शिष्ट लगे कि क्या कहना। आइए आइए कहकर उनका स्वागत किया और बैठक में बिठाया। तब ध्यान गया छोटी सी बच्ची पे जो पिता का ही प्रतिरूप लग रही थी। वो शर्माई सी खड़ी थी। दीदी ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। शिवम और वो शीतल पेय और अन्य सामान टेबल पर लगाने लगे। पूरी टेबल दीदी के हाथ की बनी चीज़ों से भर गई थी। बॉस बोले, अरे इतना सब? शिवम, खाना नहीं खिलाओगे क्या? शिवम, लीजिए सर, सब दीदी ने बनाया है। वो प्रशांतात्मक दृष्टि से दीदी को देखने लगे तो दीदी असहज होने लगी। मैं ज़रा रसोई में देखती हूँ कहकर उठ गई। बॉस की बेटी भी उठकर दीदी के साथ चली गई। रसोई में से ही उन दोनों के हंसने बोलने और दीदी का इसरार, यह खाओ की आवाज़ सुनाई दे रही थी। शिवम के बॉस पंकज जी ने कहा, हैरान हूँ, सौम्या किसी से जल्दी खुलती मिलती नहीं, और यहाँ देखो कहकर उनके चेहरे पर एक तृप्त से मुस्कान आ गई। सबने खाना खा लिया तो मेघा मीठा लेने अंदर गई। शिवम भी उसकी मदद के लिए आ गया तो अचानक से दीदी ने पंकज जी से पूछा, मेरी एक सहेली तलाक लेना चाहती है बिना अपने पति पर कोई इल्ज़ाम लगाए, इसके लिए उसको क्या करना होगा? पंकज जी ने कहा, फिर तो पति पत्नी की आपसी सहमति से ही हो सकता है। वो दोनों मिलकर तलाक के लिए अर्जी लगाएं। कोर्ट 6 महीने का टाइम देगी और फिर उस पर विचार करेगी। वैसे मेरा एक दोस्त वकील है, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा। उनकी तो बहुत फीस होगी ना? नुपुर दीदी ने पूछा। नहीं, आप अपने सहेली को बोलना, वो मेरा नाम बता देगी तो वो वाजिब सलाह देगा, और अगर उसी से केस फाइल करवाएंगे तो भी मैं उसे बोल दूंगा। आप अपना नंबर लिख लीजिए। कहते हुए उसने अपने कार्ड पर ही उसका नाम और नंबर लिख कर दे दिया। नुपुर ने वो कार्ड संभाल कर रख लिया। इतनी देर में शिवम आकर मीठा रख गया। नुपुर ने उनसे कहा, कृपया शिवम से इस संबंध में कोई बात मत कीजिएगा। पंकज जी, जी कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, यह किसी का व्यक्तिगत मामला है। कितने सुलझे हुए थे पंकज जी। मेघा ने आकर सबको मीठा परोसा। पंकज जी तो वाह वाह करते ही रह गए। बच्चे ने भी फ्रूट क्रीम बहुत खुश होकर खाई। जाते समय उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद बोला और कहा कि घर में तो आपको कुछ खिला नहीं पाऊंगा। अगले हफ्ते सौम्या ने वापस जाना है, उससे पहले कहीं बाहर डिनर रखते हैं। मेघा ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसके जाने से पहले आप लोग एक बार फिर से आइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। पंकज जी मुस्कुरा दिए और दोनों हाथ जोड़कर फिर से धन्यवाद बोला। शिवम बहुत खुश हो गया। उसके प्रमोशन की बात चल रही थी और पंकज जी की अनुशंसा बहुत महत्व रखती थी। उसको खुश देखकर मेघा भी बहुत खुश थी। शिवम ने दीदी को भी धन्यवाद बोला तो दीदी ने कहा, दीदी भी बोलते हो और धन्यवाद भी। सब संभालते संभालते काफ़ी देर हो गई। दीदी ने नई वाली क्रॉकरी भी धो पोंछ के रख दी ताकि निशान न रह जाए। काफ़ी बर्तन हो गए थे। मेघा ने सारा बचा हुआ खाना फ्रिज में संभाला और बोली, दीदी 2 दिन तो सब्जी बनाने की ज़रूरत ही नहीं। शिवम, अरे मेरे ऑफिस के लिए कुछ बनाना सुबह, नहीं तो पंकज जी को पता चल जाएगा कि बचा हुआ खाना लाया है, और फिर तीनों जोर से हंस पड़े। मेघा और शिवम अपने कमरे में सोने चले गए, लेकिन नुपुर दीदी की आंखों में इतना थके होने के बावजूद भी नींद नहीं थी। उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में महत्वपूर्ण फैसला जो लेना था, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। वो कुछ कमाती भी नहीं थी, ना उसका कोई रहने का ठिकाना था। माँ पापा को इस उम्र में परेशान नहीं करना और अपनी ज़िंदगी भी इज्जत और मान से जीनी है। सुबह के टाइम ही शायद नींद लगी थी, इसीलिए देर तक सोती रह गई। मेघा ने भी नहीं उठाया, यही सोचकर कि शायद कल की थकान होगी। करीब 8 बजे नींद खुली तो वो झट से बाहर आई। देखा मेघा रसोई में शिवम के लिए रोटी बना रही थी। उसने कहा, दीदी आपके लिए भी चाय रख दूँ? दीदी, हाँ। सोती रह गई, उठाया क्यों नहीं? मेघा,
अरे दीदी, कल आप सारा दिन लगी रही, इसीलिए थोड़ा आराम करने दिया आपको। आज शिवम को थोड़ी कड़क रोटी खाने दो मेरे हाथ की, कहकर मेघा जोर से हंस दी। शिवम ने भी हंसते हुए कहा, हाँ भाई, मेरे दादू की आदत ही ना छूट जाए कड़क रोटी चबाने की। नुपुर ने सोचा, यही तो होता है पति पत्नी का प्यार, कभी गुस्सा कभी तकरार। चाय पीकर दीदी फिर से अपने कमरे में चली गई। आज दीदी कुछ गंभीर लग रही थी, जैसे कुछ निश्चय करके बैठी हो। दोपहर को शिवम का फोन आया कि जीजा जी का फोन आया है, वो शाम को दीदी को लेने आ रहे हैं। उसने खुश होकर दीदी को बताया तो दीदी ने ठंडा सा जवाब दिया कि ठीक है। वो चुपचाप से अपने कमरे में चली गई। शिवम के साथ जीजा जी भी आ गए। शिवम के ऑफिस की पार्किंग में ही उसको मिल गए और फिर उसकी बाइक के पीछे पीछे ही अपनी कार लगा ली। पहली बार घर आ रहे थे, इसीलिए घर का एड्रेस भी नहीं मालूम था उनको। आते ही मेघा ने चाय के साथ स्नैक्स रखे और फिर खाने के लिए पूछा और जीजा जी ने बिना नुपुर दी की तरफ देखे ही कहा कि परसों माँ भाई के घर से वापस आ रही हैं तो अकेले उनका मन नहीं लगेगा। हैरान हुई थी मेघा, यानी माँ के लिए लेने आए हैं। उन्होंने खाना नहीं खाऊंगा कहा और आधे घंटे में निकलते हैं कहा। माँ के घर पर भी तो लगभग आधा घंटा ही ठहरते थे। जीजा जी से कभी ज़्यादा बात भी नहीं होती थी कि मेघा उनसे स्टार कर सके। उसने दीदी की तरफ देखा तो दीदी कठोर सा चेहरा लिए बैठी थी। माँ के घर में जीजा जी को देखकर जो डर जाती थी, उस डर का कहीं नामो निशान भी नहीं था। जीजा जी भी शायद थोड़े हैरान थे दीदी को देखकर। शिवम, ऐसा कर मेघा, तू अब बिल्लू हलवाई के यहाँ से समोसे और जलेबी ले आ। वो हैरान होकर देखने लगी तो बाहर आकर शिवम ने कहा, बुद्धू बुद्धू हो यार तुम तो। दीदी ने जीजा जी से कोई बात करनी होगी अकेले में, अच्छा कहकर मेघा हंस दी। नुपुर ने एकदम से सीधा कहा था, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती और आप पर कोई इल्ज़ाम लगाकर परिवार की इज्जत भी नहीं उछालना चाहती, इसीलिए आपसे रजामंदी से तलाक ले लेते हैं। जीजा जी सन रह गए थे। डरे सहमे नुपुर दीदी की जगह एक आत्मविश्वास से भरी नुपुर बैठी थी। चमकता हुआ चेहरा, नया हेयर कट, बहुत मॉडर्न लग रही थी। गुस्से से भर के वो बोले, अच्छा कोई नया आशिक मिल गया यहाँ जिसके लिए मुझे छोड़ना चाहती हो। अच्छा क्या क्या चाहिए मुझसे, या बहुत अमीर है वो। दीदी का संयत दिमाग में भग से उड़ गया था। वो गुस्से से बोली कि आप मेरे साथ थे कब, तो छोड़ना क्या और रखना क्या। पहले तो सोचा था कि बिना कुछ लिए चुपचाप अलग हो जाऊंगी, पर जब आप इतने बड़े दाता बन ही रहे हैं तो द्वारिका वाला फ्लैट और ₹1,00,000 महीना ठीक रहेगा। क्यों, ठीक है ना। नुपुर खुद हैरान थी कि यह सब उसने इतनी आसानी से बोल दिया। शायद भगवान ने उससे बुलवाया। इस शख्स को मैं पिछले 4 सालों से बिना एक शब्द भी बोले बर्दाश्त कर रही हूँ। इसका घर और सारे परिवार का दायित्व संभाल रही हूँ और इसने 1 मिनट में ही मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाल दिया। हैरान परेशान हो गया था वंश भी। यह सोच कर आया था और क्या हो गया। वो अंदर से बहुत डर गया था। अभी भी नुपुर ने उसकी आमदनी के हिसाब से बहुत कम मांगा था। अगर सच में अदालत में केस हो जाता तो उसको बहुत कुछ देना पड़ता और परिवार की इज्जत जाएगी सो अलग। लेकिन पुरुषों की अना उसको झुकने नहीं देती, इसीलिए गुस्से से बोला, एक पैसा भी नहीं दूंगा, कर ले जो करना है। एक पैसा भी नहीं कमाती हो, 4 दिन में आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। चलो चुपचाप से घर चलो अब, कहकर उसने एक कोशिश और की थी। तब तक मेघा और शिवम भी आ गए तो वंश ने एकदम से रंग बदल लिया और मुस्कुराते हुए बोले, खिलाओ भाई, जल्दी खिलाओ, फिर निकलते हैं। मेघा ने जल्दी से नाश्ता लगा दिया। जीजा जी ने फटाफट से एक समोसा और जलेबी खा ली और बोले, ठीक है फिर निकलते हैं। दीदी फिर भी नहीं उठी तो उन्होंने आखिर दीदी की तरफ देखना ही पड़ा। आप चलिए, मैं थोड़े दिन माँ के पास रह कर आऊँगी। अभी घर चलो, मैं ले चलूँगा माँ के पास बाद में। सच में जीजा जी अंदर से बहुत डर गए थे। नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी, दीदी ने बड़े ठंडे शब्दों में जवाब दिया। इससे ज़्यादा कहना जीजा जी को अपनी हेठ ही लग रही थी, लेकिन चुपचाप चले गए। जीजा जी चले गए तो, लेकिन दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था उनके। क्या ये वही नुपुर है जो कभी उनकी तरफ सीधी देख भी नहीं पाती थी। कितने अरमान से आई होगी दुल्हन बनके। उसके ससुर जी ने अपनी हैसियत से भरकर खर्च किया था शादी में। अच्छे परिवार की सुसंस्कृत लड़की उसे पत्नी के रूप में मिली थी। शायद उसे ही अपनी गृहस्थी संभालनी नहीं आई। पहली रात पे ही उसने सब कह दिया था नुपुर को कि वो उसको पति वाला कोई सुख नहीं दे सकेगा, क्योंकि यह शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई।
नुपुर हैरान परेशान से उसको देखती रह गई थी। आंखें आंसुओं से भर गई थी उसकी। उसने अपना तकिया उठाकर सोफे पर सोने की कोशिश की, लेकिन उसकी लंबाई के कारण आधे पैर नीचे लटक गए। आप बेड पर सो जाएं प्लीज। और वो दिन और मेघा के घर से आने से पहले तक का दिन वो उस सोफे पे ही सो रही थी। गर्मियाँ, सर्दियाँ, बरसात, हानि बीमारी सब उस सोफे पर ही बीत गए उसके। वो खुद बेड पर पसर कर ससुराल से मिले लंबे चौड़े बेड पे, जो उसकी लंबाई को देखते हुए स्पेशल ऑर्डर पर बनवाया गया था, उस पर सो जाता था। इतने गुस्से से बात करता था जैसे नुपुर कोई जरखरीद गुलाम हो। उसका सब्र जवाब दे ही गया आखिर। यही सब सोचते सोचते सामने से आता ट्रक भी बिल्कुल पास आ गया। उसने चौंक कर ब्रेक लगाई, लेकिन तब तक ट्रक पूरी स्पीड से उसको साइड में टक्कर मारता हुआ निकल गया था। सर स्टीयरिंग से टकराया और फिर कुछ याद नहीं। आते जाते किसी ने शायद पुलिस को रिपोर्ट कर दी थी और पुलिस ने आखिरी डायल नंबर पर फ़ोन कर दिया था, जो शिवम का था। 12 बजे के करीब शिवम के फ़ोन पर फ़ोन आया तो उसने मेघा को कहा, जीजा जी का फ़ोन आ रहा है, क्या करूं? दूसरे कमरे में जाके देखा तो दीदी जाग ही रही थी। आंखें बिल्कुल लाल थी, जैसे बहुत रोई हों। दीदी, जीजा जी का फ़ोन आ रहा है। रहने दो, सुबह बात कर लेना, दीदी ने कहा। शिवम चुप सा खड़ा रहा तो दीदी ने उसके हाथ से फ़ोन लेके गुस्से से हेलो बोला तो उधर से किसी अजनबी की आवाज़ आई थी और पूछा था, आप जानते हैं इनको जिनके नंबर से फ़ोन कर रहा हूँ? दीदी ने घबरा करके फ़ोन शिवम को दे दिया। शिवम ने हैरान होकर हेलो बोला और कहा, जी मेरे जीजा जी का नंबर है, आप कौन? पुलिस। इस आदमी का एक्सीडेंट हो गया है और हॉस्पिटल का नाम बता दिया। शिवम और दीदी बदहवास से अस्पताल पहुंच गए थे। वहां जाके पता चला कि सर में और रीढ़ की हड्डी में काफ़ी चोट है और स्थिति गंभीर है। जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्योंकि सरकारी अस्पताल का एक्सीडेंट केस था, इसीलिए पुलिस यहाँ ले आई थी। वंश की ऐसी हालत नहीं थी कि उसे किसी और अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। नुपुर दीदी ने ऑपरेशन के लिए सहमति पेपर पर साइन किया और वंश का ऑपरेशन शुरू हो गया। रात 1 बजे से सुबह के 8 बज गए। अभी तक ना तो कोई बाहर आया और ना ही कोई खबर। नुपुर का बुरा हाल था। शिवम ने उसको ज़बरदस्ती चाय पिलाई। वंश के फ़ोन से उसके भाई को भी फ़ोन कर दिया था। वो दूसरे शहर में था, इसीलिए दोपहर तक पहुंचने वाला था। मेघा को भी सब बता दिया। उसने कहा, मैं आती हूँ, पर शिवम ने मना किया। सुबह 9 बजे के करीब वंश ऑपरेशन कक्ष से बाहर आया तो डॉक्टर ने नुपुर को सामने करके पूछा, बताइए कौन है? वंश ने बड़ी मुश्किल से बोला, वाइफ है। डॉक्टर ने कहा, इट्स अ गुड साइन, इन्होंने आपको पहचाना। रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन में कई बार मरीज की याददाश्त चली जाती है। इनसे तो सर में भी काफ़ी चोट थी। ही इज़ वेरी लकी। आज इनको वेंटिलेटर पर रखेंगे क्योंकि अभी बहुत कमज़ोर हैं, फिर देखते हैं कहकर डॉक्टर चले गए। नुपुर और शिवम ने थोड़ा चैन की सांस ली। नुपुर ने देखा पूरा शरीर पट्टियों से बंधा था, आगे के 2 दांत भी टूट गए थे। कितने मुश्किल से वाइफ बोला। सोच सोच के नुपुर को रुलाई आ रही थी। कितना निरीह लग रहे थे। सच में इंसान घमंड से भरा दूसरों को अपने सामने कुछ समझता क्यों नहीं। शिवम ने अपने ऑफिस फ़ोन करके छुट्टी के लिए बोल दिया था। पंकज जी को सारी बात बताई तो उन्होंने कहा, हाँ ध्यान रखो उनका, ऑफिस की चिंता मत करो। दोपहर तक वंश के बड़े भैया भी आ गए थे। उन्होंने कहा, माँ को नहीं लाया, वो बहुत चिंता करती। नुपुर ने शिवम को कहा वो अब घर चला जाए, रात भर से परेशान है। वंश के भाई ने भी यही कहा तो उसने कहा, ठीक है, घर जाके मेघा को भेजता हूँ, वो आप दोनों के लिए खाना भी ले आएगी। घर आने से पहले शिवम ने मेघा को फ़ोन पे बताया कि 2 लोगों के लिए खाना और चाय लेकर वो अस्पताल आ जाए। नुपुर ने कहा, भाई साहब को चाय वगैरह पिला दो, इतने दुख में भी दीदी को सबका ख्याल रहता है। हैरान था शिवम। शिवम सबके लिए चाय ले आया। सुबह से चाय पी पी कर बुरा हाल था, बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी। वो 3 सैंडविच भी ले आया तो भाई साहब ने कहा, अरे भाई इनकी क्या ज़रूरत थी, दीदी ने कल रात से कुछ नहीं खाया। अच्छा, कहकर उन्होंने भी सैंडविच ले लिया। सरकारी अस्पताल था तो बैठने और रहने की कोई ख़ास व्यवस्था भी नहीं थी। उसे दीदी की फिक्र होने लगी। रात का क्या करना है उसने पूछा। मैं रुकूंगी, दीदी ने झट से बोला। घर पर तो कोई भी नहीं होगा, सीधा पूछा भाई साहब ने। यानी वो घर जाकर आराम करना चाहते थे। यह सब सुनकर अजीब लगा शिवम को। मन में आया कि इनको अपने घर ले जाएं, पर फिर सोचा पता नहीं अभी जीजा जी को कितने दिन अस्पताल में रहना है, तो उसको यह व्यावहारिक नहीं लगा।
दीदी ने कहा कि घर की चाबी तो है मेरे पास, आप घर जाके आराम कर लीजिए। ठीक है, मिलने तो देंगे नहीं, मैं थोड़ी देर में निकलता हूँ। शिवम घर आ गया। मेघा ने दीदी के लिए खाना लिया और बिस्तर भी। एक बड़े से हॉल में मरीजों के रिश्तेदार रात को जमीन पर बिस्तर लगा के सोते हैं। सब पता कर लिया था शिवम ने। अपना एटीएम कार्ड दीदी को दे दिया और थोड़े पैसे भी दिए और कहा कि ज़रूरत हो तो और निकाल लीजिएगा। दीदी ने कहा, शिवम, तुमने सिर्फ कहने को भाई नहीं कहा, तुम सच में भाई जैसा फर्ज निभा रहे हो। जीजा जी के भाई 2 दिन रहकर वापस चले गए थे। दीदी सारा दिन सारी रात अस्पताल में रहती थी। जीजा जी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन इलाज बहुत लंबा चलने वाला था। 1-2 दिन बाद मेघा चली जाती तो दीदी घर आके नहा के अपना खाना खा के और पैक करके 2-3 घंटे में वापस पहुंच जाती। जीजा जी के परिवार के लोग फ़ोन पर हाल चाल पूछ लेते थे। शिवम ऑफिस से पहले और बाद में चक्कर लगा लेता था। सबकी ज़िंदगी बदल गई थी जैसे। 8 दिन बाद जीजा जी को वार्ड में भेजा गया तो दीदी वहीं ज़मीन पे बिस्तर लगा के सोने लगी। अब थोड़ी सुविधा हो गई थी दीदी के लिए। कम से कम अनजान लोगों के साथ भीड़ में नहीं रहना पड़ता था। शिवम ने बहुत कहा कि वो रात को रुक जाता है, लेकिन दीदी ने एक भी दिन नहीं रुकने दिया। हर बार यही कहती कि मेघा अकेली कैसे रहेगी। जीजा जी को बेड पे ही सब कामों के लिए निर्वित होना पड़ता था। दीदी बिना नाक मुंह सिकोड़े यह सब भी कर देती। दीदी नर्स की तरह लगी रहती। जीजा जी चुपचाप सब देखते रहते और मन ही मन सोचते कि मैंने कैसा व्यवहार किया इसके साथ और यह अभी भी मेरी तीमारदारी कर रही है। वो महीने बाद घर आ गए पर अभी भी बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। फिजियोथेरेपी शुरू हो गई थी जिसमें बहुत दर्द भी होता था। दीदी उनको सहारा और हौसला देती और खुद भी सीख गई थी। एक बार फीस देकर फिजियोथेरेपी करवाती और 2 बार खुद से करवा देती। धीरे धीरे फर्क पड़ने लगा था। कामकाज का बुरा हाल था, दवाओं का भी बहुत खर्च था और जीजा जी के लिए अच्छा पौष्टिक खाना भी ज़रूरी था। बैंक में जमा पैसे धीरे धीरे खर्च होने लगे थे। जीजा जी को जो शरीर और पैसे का घमंड था वो सब टूटने लगा था। बहुत ज़्यादा बचत थी भी नहीं। जीजा जी शुरू से ही शाही मिजाज के रहे थे। खुद पर और दोस्तों पर बहुत खर्च करते थे। आए दिन शराब की दावत दिया करते थे। उन दोस्तों ने भी 1-2 बार हाल चाल पूछकर आना ही छोड़ दिया था। मासी अक्सर दीदी का हाल चाल पूछती रहती थी। मेघा भी झूठ बोलकर बहला देती थी। जीजा जी के घर आने के बाद आखिर उसने मासी को सारी बात बता ही दी। माँ और पापा झट से दीदी के पास पहुँच गए। मासी ने जाते ही दीदी को गले से लगा लिया तो आंसुओं ने जैसे सारे गिले शिकवे मिटा दिए। पापा खासे नाराज़ हो गए थे। तुम हमें अपना ही नहीं समझती। दीदी ने माफ़ी मांग ली थी। क्या बताती उन्हें कि वो यहाँ किस हाल में थी और वो अक्सर यही सोचती थी कि पापा को शादी से पहले वंश के बारे में अच्छे से पूछताछ करनी चाहिए थी। दीदी ने अब खुद को फिर से किस्मत के सहारे छोड़ दिया था। अगर वंश ठीक होता तो बात और थी, पर अब बीमार और उस पर आश्रित आदमी को छोड़ा नहीं जा सकता। जीजा जी अब जैसे दीदी से माफ़ी मांगना चाहते थे अपनी सारी गलतियों की, लेकिन दीदी उनको मौका ही नहीं देना था चाहती थी। वो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करती थी, लेकिन मन के अंदर कुछ और डरका हुआ था। 4 सालों की तन्हाई और उपेक्षा को माफ़ी से भुलाया नहीं जा सकता था। इधर पंकज जी की बेटी ने वापस हॉस्टल जाने से मना कर दिया था। उन्होंने यहीं के स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया था जो दीदी के घर के पास था। दीदी ने कहा कि वो स्कूल से बेशक उसके घर आ जाया करे। पंकज जी ने कहा कि एक शर्त पर, उनको इसके लिए पैसे लेने पड़ेंगे। दीदी ने बहुत मना किया लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती दिए और सच में दीदी को पैसों की ज़रूरत थी भी। शिवम ने कहा, दीदी इसी काम को क्यों ना आगे बढ़ाया जाए, और एक बोर्ड बना कर के घर के बाहर लगा दिया था। बहुत से बच्चे आने लगे थे। दीदी ने सिर्फ स्कूल वाले बच्चों को ही रखना शुरू किया ताकि जीजा जी का भी ध्यान रख सके। दीदी का सर्कल अब बहुत बड़ा हो गया था। दीदी शुरू से ही मृदुभाषी रही थी। सब अभिभावक दीदी को पसंद करते थे। जो बच्चे अपना खाना खाने में आनाकानी करते तो दीदी उनको घर का बना अचार या जैम इत्यादि स्नैक्स खिला देती थी। बच्चे घर जाके अपनी माओ को बताते। कुछ नौकरी करने वाली माओ ने कहा, अगर आप हमारे बच्चों को दोपहर का खाना भी खिला सके तो बड़ा अच्छा रहेगा। बच्चों को सुबह का बना खाना नहीं खाना पड़ेगा। इसके लिए आप जो भी चार्ज करेंगी वो हम दे देंगे। दीदी तो जैसे माँ अन्नपूर्णा का ही रूप थी। दीदी ने कुछ मांगा ही नहीं,
पर उन्होंने महीनों के पैसों में अपने आप से ही बढ़ा दिए थे। दीदी के शिशु गृह की ख्याति दूर दूर तक होने लगी थी। अब दीदी ने एक सहायिका भी रख ली थी। जीजा जी को ठीक होते होते 1 साल लग गया और अब वो बैसाखी से चलने लायक हो गए थे। अब दीदी ने छोटे बच्चों को भी रखना शुरू कर दिया था। इस बीच एक बात और भी हुई। पंकज जी दीदी को हर काम में बहुत सहयोग देने लगे थे। दीदी को भी उनसे भावनात्मक लगाव हो गया था। उनकी बिटिया स्कूल से सीधा दीदी के पास आ जाती थी। जब वो शाम को उसको लेने आते तो दीदी से भी थोड़ी बहुत बात हो जाती थी। पंकज जी चूंकि शिवम के बॉस थे, इसीलिए उन्हें उनसे बात करने में सहज लगता था। पंकज जी भी अकेले थे और दीदी भी, शायद इसीलिए दोनों ही भावनात्मक रूप से जुड़ने लगे थे। पंकज जी अक्सर गुड नाइट का संदेश भेजने लगे थे। प्रत्युत्तर में दीदी भी उनसे कुछ न कुछ सलाह ले लेती थी और फिर बातों का सिलसिला कब बढ़ गया दोनों को ही पता नहीं चला। दीदी भी रात को सोने से पहले संदेशों से ही बात करने लगी थी। सारा दिन तो दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन रात को दोनों एक दूसरे से अपना अकेलापन बांटने लगे थे। पंकज जी अक्सर दीदी की तारीफ करते। दीदी को भी अच्छा लगता था, पर वो अपनी तरफ से बहुत संयत होकर ही बात करती थी। दीदी सोचती कि अगर उसका जीवन साथी उसका दोस्त भी होता तो कितना अच्छा होता। वो पंकज जी से बात भी करती, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ग्लानि भी होती कि यह सब ठीक नहीं। जीजा जी रात को दवाई खा के सो जाते और दीदी रात देर देर तक जागती रहती और अपनी जिंदगी का विश्लेषण करती रह जाती। दीदी ने खुद को काम में थका दिया था ताकि मन में कुछ उल्टा सीधा ना आए। मन बांधने से बंधा है क्या कभी? जीजा जी के मन में अपने कृत्यों को लेकर इतनी शर्मिंदगी थी कि वो कभी खुले मन से माफ़ी भी नहीं मांग पाए। दीदी को उनसे कोई अपेक्षा भी नहीं थी। वो पूरी शिद्दत से अपने सारे फर्ज निभा रही थी और खुद को तसल्ली भी देती थी कि उनका पंकज जी से सिर्फ आत्मीय संबंध है। इधर शिवम की पदोन्नति हो गई थी और साथ में ही मेघा को भी मां बनने के संकेत मिलने लगे थे। घर में दो दो खुशियां आई थी, इसीलिए उन्होंने दीदी को पार्टी के लिए बुला लिया। जीजा जी ने मना कर दिया तो दीदी ने कहा ठीक है, घर पर ही रख लो पार्टी। शिवम ने पंकज जी को भी बुला लिया। मेघा ने सिर्फ राजमा चावल बनाए और बाकी सब बाजार से मंगा लिया। दीदी घर आकर थोड़ी भावुक हो गई और शिवम से बोली, तुमने भाई बनकर बहुत साथ निभाया। अरे दीदी, कहकर शिवम पानी लेने अंदर आया तो पंकज जी ने दीदी के कंधे पर हाथ रख के कहा, संभालिए अपने आप को। नुपुर दीदी असहज होकर उठ गई। शाम को पंकज जी ने कहा कि वो नुपुर जी को घर छोड़ देंगे। दीदी ने भी हामी भर दी। जाने क्यों शिवम और मेघा को पंकज जी का व्यवहार संतुलित नहीं लगा, पर दीदी उनके साथ क्यों गई? पंकज जी दीदी को अपनी गाड़ी में बिठा के बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, जानती हो, मेरा बहुत दिन से सपना था कि तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठो, सिर्फ मैं और तुम, और हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चलें। दीदी ने सीधा सीधा पूछा था, क्या भविष्य है हमारे इस रिश्ते का? पंकज जी ने कहा, मैं अपनी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। मेरे दिल दिमाग पर आप छाई रहती हो। आप इतनी अच्छी क्यों हो? दीदी ने साफ साफ कहा कि आप बहुत अच्छे इंसान हो और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। पंकज जी ने दीदी की आंखों में सीधा सीधा देखते हुए कहा था, सच कहना नुपुर, क्या तुम्हें मुझे देखकर कुछ महसूस नहीं होता? तुम्हारा मन नहीं चाहता कि तुम भी एक सामान्य जिंदगी जियो, जिंदगी के सारे सुख लो? तुम पत्थर की बनी हो क्या? दीदी का दिल चाह रहा था कि अभी पंकज जी के गले लगकर अपनी सारी वेदना, सारी तन्हाई, सारा दर्द उड़ेल दे, पर उसके बाद क्या? पंकज जी का पुरुष मन क्या यहीं पर थमेगा? कुछ और की इच्छा उन्हें किस नर्क के गर्त में ले जाएगी, उससे दोनों ही अनभिज्ञ थे। पंकज जी शादीशुदा जिंदगी जी चुके थे। हर स्तर पर उनकी बहुत इच्छाएं थी जिसे वो सीधे सीधे प्रकट कर सकते थे क्योंकि वो पुरुष थे, लेकिन स्त्री सिर्फ गले लगने की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती क्योंकि वो इसका परिणाम जानती है। छठ से उस पर आरोप लगा दिया जाएगा कि अगर मन में कुछ इच्छा नहीं थी तो आगे क्यों बढ़ी। बड़ा संयत होकर दीदी ने कहा, देखिए, हम एक दूसरे के लिए भावनात्मक संबल बन सकते हैं, बस, और कुछ नहीं। मुझे सामाजिक मर्यादा निभानी है और आपको भी। उस दिन के बाद से दीदी ने उनके संदेशों के जवाब भेजने बंद कर दिए। दीदी के लिए यह सब आसान नहीं था। जिंदगी में एक यही तो छोटी सी खुशी उन्हें मिली थी जो उन्होंने खुद ही दूर कर दी। रह रहकर उन्हें पंकज जी का वो कंधों पर हाथ रखने वाला आत्मीय स्पर्श याद आ जाता।
वो जानती थी इस शुरुआत को अगर रोका नहीं गया तो फिर कभी नहीं रोक पाएगी। पति से उन्हें कभी कोई स्पर्श मिला ही नहीं, ना मन का और ना तन का। दीदी को शिशु गृह से ठीक ठाक आय होने लगी थी। तभी शिवम ने सुझाया कि आप इतना अच्छा खाना और नाश्ते का सामान बनाती हो, क्यों नहीं इस काम को शुरू करते, और अब तो जीजा जी भी सहायता कर सकते हैं। इस 1 साल में जीजा जी को बिल्कुल बदल के रख दिया था। दीदी ने कैसे उनको और घर को संभाला था वो काबिल तारीफ था। डॉक्टर भी उनकी रिकवरी को देखकर यही कहते कि यह सब आपके वाइफ ने संभव किया। दीदी के संपर्क बहुत ज़्यादा थे। जितने भी बच्चे उनके पास आते थे उन सबके अभिभावक बहुत अच्छी अच्छी नौकरियों में थे और दीदी के आदमी स्वभाव से परिचित भी थे। दीदी ने जब उनको बताया कि वो अपना अचार और नाश्ते का लघु तौर पर काम शुरू करना चाहती हैं तो उन्होंने बहुत सहयोग दिया। किसी ने उनकी ऑनलाइन साइट भी बना दी थी और उनको बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनियों से जोड़ दिया था। पंकज जी को संभलने में थोड़ा समय लगा, लेकिन दीदी ने उनको अच्छे से अपनी स्थिति और स्नेह से अवगत करा दिया था। उन्होंने लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने में बहुत मदद की। सबने अपनी परिचितों को दीदी के प्रोडक्ट रेफर कर दिए थे। ऊपर की मंजिल पर दीदी का कारोबार फैल गया था। 2 सहायिका भी रख ली थी। जीजा जी ऑनलाइन ऑर्डर और उनके डिलीवरी का काम देख लेते थे। हालांकि वो जानते थे कि इस काम के लिए भी दीदी किसी को रख सकती हैं और सिर्फ उनको ऐसा महसूस ना हो कि वो अलग हैं, इसीलिए उनको अपने काम में शामिल किया है उनकी बीवी ने। काम बहुत अच्छा चल निकला था। साल के अंत में आयकर रिटर्न भरते समय जीजा जी को अपने कहे शब्द याद आ रहे थे कि 1 पैसा तो नहीं कमाती हो, तुम्हें क्या मालूम आटे दाल के भाव का। उसी ने केवल घर बल्कि उनको परिवार की प्रतिष्ठा सबको संभाल लिया था और अब भी वैसे की वैसी ही थी। कोई अभिमान उसको छू तक नहीं गया था। सच में जीजा जी अपने आप को उसके समक्ष बहुत छोटा महसूस करते थे। दीदी इन सब बातों से बहुत ऊपर उठ चुकी थी। उसने जीजा जी को माफ़ कर दिया था। इधर मेघा को जुड़वा बच्चे हुए थे। माँ उसके देखभाल के लिए आ गई थी। 1 महीना बाद बच्चों के नामकरण का समारोह रखा गया था, जिससे एक बच्चे का नाम अजय और दूसरे का नाम अक्षय रखा गया। शिवम खुद से जाके जीजा जी को बोल के आया था कि उनको ज़रूर आना है। जीजा जी अब बिना बैसाखी के चलने लगे थे और काफ़ी स्वस्थ हो गए थे। मेघा और शिवम यज्ञ वेदी के सामने बैठे थे और दीदी और जीजा जी को भी अपने साथ ही बिठा लिया था। जब पंडित जी ने दोनों बच्चों को बुलाया तो शिवम ने एक बेटा अक्षय खुद की गोद में रखा और दूसरा जीजा जी की गोद में रखते हुए कहा, जीजा जी यह लीजिए, यह आपका बेटा। जीजा जी हैरान रह गए थे। उनकी आंखें बरस रही थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो भी कभी पिता बनेंगे। इसी कुंठा के कारण ही तो उन्होंने दीदी को इतना सताया। उन्होंने दीदी की तरफ देखा तो दीदी की आंखें भी नम थी। मेघा, दीदी मुझसे नहीं संभलेंगी दोनों, एक तो आप ही का है, कहकर मेघा ने दीदी को गले से लगा लिया तो दीदी जैसे निशब्द हो गई। ठीक है, कहकर दीदी ने बेटी को सीने से लगा लिया था। मेघा और शिवम बहुत खुश थे। उनके बेटे को इतनी अच्छी माँ जो मिल गई थी। जाते जाते जीजा जी ने शिवम को गले से लगा लिया और बहुत भावुक हो गए। फिर अचानक से मुस्कुरा के बोले, यार शिवम, अगली बार 2 बेटियां होनी चाहिए, मुझे एक बेटी भी चाहिए। शिवम ने मुस्कुरा कर कहा, ज़रूर जीजा जी। और मेघा ने तौबा तौबा करके शिवम की पीठ पर मुक्का मारा और सब जोर जोर से हंसने लगे। इस तरह दोनों घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। बच्चे की वजह से अब धीरे धीरे नुपुर और वंश जीजा जी के बीच का रिश्ता भी सुधरने लगा था। आखिर बच्चों ही पति पत्नी के रिश्ते की वो डोर होते हैं जिसके एक सिरे से माँ बंधी होती है और दूसरे सिरे से पिता बंधा होता है। आखिर इस बच्चे ने ऐसे ही एक डोर से नुपुर और वंश को भी बांध दिया था। अब नुपुर बहुत खुश थी। जीजा जी भी एकदम स्वस्थ हो चुके थे। नुपुर को भी अब उससे उसके हिस्से की खुशियाँ मिल चुकी थी। दोस्तों, कहानी के बारे में अपने अच्छा कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।